इंडियन नेशनल लोक दल की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठिया और एक कार्यकर्ता की हत्या करने के मामले में बहादुरगढ़ पुलिस ने हत्याकांड के बाद नफे सिंह के परिवार को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले को राजस्थान से हिरासत में लिया है। नफे सिंह राठिया और एक कार्यकर्ता की हत्या करने के मामले में अब तक कुल 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नफे सिंह के परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले को पुलिस अब बहादुरगढ़ ला रही है। पुलिस की माने तो आरोपी से पूछताछ में नफे सिंह की हत्या को लेकर भी सुराग मिल सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनेला नेता के बेटे जितेंद्र राठी के बयान के आधार पर विजेंद्र राठी, संदीप राठी और पाले राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महत्वपूर्ण घोषणा जारी कर फास्टैग केवाईसी अपडेट करने की समय सीमा बढ़ा दी है। दरअसल फास्टैग केवाईसी अपडेट की डेडलाइन कल खत्म हो रही है, लेकिन अधिकारियों ने हाल ही में घोषणा की कि इसे इस साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य राजमार्ग पर वाहनों से टोल टैक्स वसूलन के लिए किया जाता है। मालूम हो कि सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर प्रतिवाहन एक फास्टैग सिस्टम लाने के लिए फास्ट केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। हालांकि यह ज्ञात है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रत्येक वाहन के लिए एक केवाईसी रखने के लिए एक वाहन एक फास्टैग नीति लाया है। इसी बीच एनएचएआई ने मोटर चालकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरे करने के लिए 31 जनवरी की समय सीमा निर्धारित की है, जब केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पेटीएम ने एक बार फिर यूजर्स को ध्यान में रखते हुए फास्टैग की डेडलाइन बढ़ा दी है। हाल ही में एनएचएआई ने नो योर कस्टमर का अपडेट करने की समय सीमा 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। नेपाल में पहले से ही एक कमजोर सरकार सत्ता में है। गठबंधन सरकार कमजोर होने के कारण सरकार इधर उधर गिरती रही। नेपाल की नेशनल असेंबली के स्पीकर पद को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार है। फिलहाल नेपाल में माओवादी सेंटर के और नेपाली कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। नेशनल असेंबली के चेयरमैन के सवाल पर देश की दो प्रमुख पार्टियों के बीच दरार बढ़ने लगी। गठबंधन सरकार पर मंडरा रहे नीले बादल नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक माओवादी सेंटर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुधवार को हुई है। बैठक के बाद माओवादी सेंटर ने घोषणा की कि वह नेशनल असेंबली के स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि माओवादी सेंटर के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने साफ कर दिया गया है कि उनकी पार्टी देश की ऊपरी सदन यानी नेशनल असेंबली के स्पीकर पद के लिए नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करेगी, लेकिन अब हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मोदी की 1 मार्च यानी आज पश्चिम बंगाल के आरामबाग के कालीपुर मैदान की यात्रा से पहले तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी 1 मार्च यानी आज को पश्चिम बंगाल में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री करेंगे आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की गई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उनतीस फरवरी की शाम को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एबीवीपी और वाम संबद्ध छात्र गुटों के बीच टकराव के बाद एबीवीपी जेएनयू के अध्यक्ष उमेश चंद्र आजमीरा ने घटना की श्रृंखला के बारे में बताया। आजमीरा ने दावा किया कि वाम समर्थित छात्र कथित तौर पर चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर करने का प्रयास कर रहे थे। उनके अनुसार जेएनयू अध्यक्ष आईशी घोष ने 4 कम्युनिस्ट नामों की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि उन्हें चुनाव समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि करीब 200 छात्रों के एक समूह ने झड़प के दौरान 4 से 5 एबीवी कार्यकर्ताओं की डफली से हमला किया। वामपंथी छात्र चुनाव प्रक्रिया में धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। स्कूल ऑफ लैंग्वेज के छात्रों ने आपत्ति जताई। पूरी प्रक्रिया 3 से 4 घंटे से अधिक समय तक रुकी रही। जब आधे घंटे बाद प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई तो आईशी घोष ने 4 कम्युनिस्ट नामों की घोषणा की और कहा कि वे निर्वाचित हो गए हैं। कार्यकर्ताओं ने नाम उजागर करने और चयन प्रक्रिया की मांग की।
दानिश ने कहा कि 4 नहीं बल्कि 2 ही पुराने सदस्यों के दोबारा चुना गया है। आयशी और दुनिया ने विरोधाभासी बातें कही। छात्र आपत्तियां उठा रहे थे, नामों का खुलासा करने, उन नामों को वापस लेने और स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से चयन करने की मांग की जा रही थी। इसी बीच वामपंथी छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया है और डफली को हथियार बनाकर छात्रों पर हमला कर दिया। 200 से अधिक वामपंथी छात्रों ने वहां मौजूद 4 से लेकर 5 कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया है। यह कोई नई बात नहीं है, उमेश चंद्र अजमेरा ने कहा है। ऑब्जेक्शन रेज किए थे कि ये जो फेयर प्रोसेस पे नहीं फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे NSUI और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन भी वो दानिश और आयशी घोष को बोल के कि ये अनफेयर, आपको लिस्ट के बाहर से दूसरा लिस्ट से नाम पड़ रहे बोल के पकड़ा गए थे। तो वो जो पूरा प्रोसेस को रोका गया था 2-3-4 घंटे से ऊपर। हाँ, तो वहाँ पे दानिश अपॉलोज करता है, बोलता है कि हमारे से गलती हो गई, हम माफी मांगने के लिए रेडी है। लेकिन आधा घंटे के बाद जब वो GBM रिकन्वीन किया जाता है, वहाँ पे माफी मांगना छोड़ देता है और ऊपर से आयशी घोष 4 नाम, हाँ, खुद 4 कम्युनिस्ट नाम का अनाउंस करके ये सिलेक्ट हो गया बोल के वहाँ के अनाउंस करके भाग जाती है। तो वहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो ये पूछ रहे थे सिर्फ कि दानिश था वहाँ पे, तो ये जो 4 नाम है, हाँ, 6 पूरा चूज करना था, 2/3 मेजॉरिटी चूज ऑलरेडी पहले चूज किया गया था। जो बाकी 4 नाम अनाउंस करके भाग गई थी, वो 4 नाम कौन है डिस्क्लोज कीजिए, और दूसरा किस प्रोसेस से आप उनको सिलेक्शन किए बताइए। तो दानिश बोलता है 4 नहीं, हम 2 ही पुराना IC का मेंबर्स को चूज किया गया। लेकिन आयशी घोष 4 नाम बोलती है और ये दानिश 2 नाम बोलते हैं। तो ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स था। ऊपर से वो कौन है, किस प्रोसेस से सिलेक्शन किया गया, बता नहीं रहे थे। तो वहाँ पे ABP कार्यकर्ता जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज वाले और कॉमन स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे। लेकिन वो ना आयशी घोष को बुलाने के लिए जब मांग रहे थे, तो आयशी घोष को ना आयशी घोष आती है ना ये बुलाते हैं। तो ये पूरा साठगांठ मिलके कर। भारतीय पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को उनकी पत्नी साक्षी सिंह के साथ 1 मार्च यानी आज मुंबई हवाई अड्डे पर देखा गया था। विशेष रूप से वे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के 3 दिवसीय प्री वेडिंग समारोह में भाग लेने के लिए जमनगर जा रहे थे। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत उद्योगपति वीरेन मर्चेंट को बेटी राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बांधने जा रहे हैं। धोनी सर भाई सर कौन आ गया? महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी सर भाई थाला जनता पार्टी संसदीय चुनाव में बहुमत सीटों का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। कुछ जगहों पर अभियान शुरू भी हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, उम्मीदवारों के नाम जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को बैठक हुई। कमेटी ने गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह 3 बजे तक विचार विमर्श किया। पहली सूची आज किसी भी वक्त जारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता और बसपा नेता जयराम ठाकुर ने 29 फरवरी को सदन से 15 विधायकों और निलंबन पर कांग्रेस की आलोचना की और दावा किया कि कांग्रेस डर में है क्योंकि वे सरकार गिरने के कागर पर है। राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश के LOP जयराम ठाकुर ने कहा, हम अपने काम में व्यस्त है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके बीच में हो रहा है। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि वे खुद जिम्मेदार है। क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शायद मुख्यमंत्री इस बात को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से। और ऐसी परिस्थिति बनी है कि सरकार के जाने का
डर लग रहा है उनको, विधायक उनसे लगातार अलग होते जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है, उसमें चाहे इनकी पार्टी हाईकमान जो भी करे, लेकिन अभी तक चीजें सेटल नहीं हुई है और न होने की संभावना है। क्या कांग्रेस के और लोग भी भाजपा के संपर्क में हैं? क्या आपको लग रहा है सरकार गिर जाएगी? हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो में राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन की जीत के बाद विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इस मामले में अब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्नाटक विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इंडिया टुडे की एक खबर में फॉरेंसिक रिपोर्ट के दावा पेश किया गया है। इंडिया टुडे ने अपनी खबर में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा जीत के जश्न के दौरान पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की है। राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के मीडिया में और ऑडियो दोनों में पाकिस्तान समर्थक नारों की मौजूदगी को भी पुष्टि की गई है और कहा गया है कि फुटेज में हेरफेर नहीं किया गया था। साल 2012 अफवाह उड़ी थी कि इस साल दुनिया खत्म होने वाली है। अफवाह थी इसलिए दुनिया बच गई, लेकिन इसी साल देश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सत्ता के खिलाफ खड़े हुए एक आंदोलन से जन्म कुछ नेताओं ने पार्टी बना ली। नाम दिया आम आदमी पार्टी। इसका संक्षेपण किया गया आप के तौर पर। पार्टी के कद्दावर बने अरविंद केजरीवाल उस समय के अपने बयानों में केजरीवाल ने कई वादे किए थे। उनमें ये बातें भी शामिल रही कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पार्टी में परिवारवाद ना हो। नवंबर 2012 में उन्होंने कहा था कि अब आम आदमी चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी वोट देगा और आम आदमी संसद में बैठेगा। उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी राजनीति और राजनीतिक दलों के काम करने का तरीका बदल देगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पार्टी में कोई पारिवारिक शोषण न हो। साल 2022 के अगस्त महीने में भी उन्होंने परिवारवाद दस्तावेज के लेकर कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा था।